हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में ज़रा सा जानेंगे। इसका यूज़ क्लास 11th और 12th दोनों में होना है। वैसे तो इंटीग्रल का मतलब होता है समेशन। हम लोग सम करते, फिजिक्स में जब हम इंटीग्रल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वेरिएबल कुछ चीज़ें होती हैं। जब कुछ चीज़ें वेरी करती हैं तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट मानकर उसका फार्मूला लगा करके फिर उसको हम लोग लार्ज स्केल पर ले जा करके सम कर देते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं जिससे कि आपको फील हो कि फिजिक्स में इंटीग्रल यूज़ क्यों करते हैं हम। सपोज करिए आप वर्क डन निकालने चल रहे हैं। कोई एक ब्लॉक है, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, इस पर इसको फोर्स लगा के आपने सपोज करिए आपने इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दिया। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है। अभी हमने मान रखा है कि फोर्स क्या है, ये कांस्टेंट है, एक a है, यही a ब्लॉक यहाँ जा रहा है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप लोग फार्मूला यूज़ करते हैं W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, या आप लोग W इक्वल टू एफ इंटू एक्स लिखते हैं। एफ इंटू एक्स कब होता है? जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो एफ एक्स कॉस थीटा, थीटा 0 हो जाता है तो कॉस 0 1 हो जाता है, एफ इंटू एक्स आ जाता है। ये चीज़ हम लोग कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर वर्क डन निकालना है तो इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी फोर्सेस वेरिएबल होते हैं। जब भी आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है तो वो अपना जो फोर्स बनाता है किसी दूसरे चार्ज पर, वहाँ पर वेरिएबल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फोर्स चेंज होता रहता है। वहाँ पर फोर्स आपका आएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो r बढ़ने के साथ साथ फोर्स चेंज होता है। तो फोर्स अगर चेंज होगा तो कभी आपको अगर सपोज करिए वर्क डन निकालना है तो वेरिएबल फोर्स के लिए आप इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है तो आपके लिए क्राइटेरिया है कि ये फोर्स कांस्टेंट होना ही चाहिए। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल से इसको दिखाते हैं। सपोज करिए कोई एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक अगर अटैच है, इसकी पोजीशन को अगर हम x इक्वल टू यहाँ 0 मान लें, इस पोजीशन को यहाँ पर, अब इसको अगर हम कंप्रेस करें, सपोज करिए इसको हम प्रेस करते हैं। अगर प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग भी आपके ऊपर रिवर्स फोर्स लगाएगी, क्योंकि स्प्रिंग को कभी आप दबा के देखिए, अगर टाइट स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को अगर आप दबाएंगे तो स्प्रिंग भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। और जैसे जैसे आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे स्प्रिंग आपके ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगाती जाएगी। जैसे जैसे उसके करीब जाएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है। अब आपसे कोई कहे कि x इक्वल टू 0 टू, मान लीजिए यहाँ x इक्वल टू x है ये पोजीशन, यहाँ से प्रेस करके आपको यहाँ तक ले आए इस ब्लॉक को, तो कितना वर्क डन आपने किया? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स में, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, सपोज करिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। अभी हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था, कोई छोटी चीज़ है तो उसको dx मानेंगे, टाइम है तो dt मानेंगे। तो छोटे से डिस्टेंस के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। मतलब ये जो dx है डिस्टेंस, ये एकदम टेंडिंग टू 0 है। तो उस पोजीशन पर जो यहाँ फोर्स होगा वही फोर्स यहाँ पर होगा, चाहे जो आप फोर्स लगा रहे हैं चाहे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स हम इस पॉइंट पर कांस्टेंट मान सकते हैं। अब यहाँ अगर कांस्टेंट मानेंगे तो हम स्मॉल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो जो स्मॉल वर्क डन आएगा उसको अगर हम कहें स्मॉल वर्क, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, dx है। अभी हम डायरेक्शन की बात आपसे नहीं कर रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है कि आप लगा रहे हैं। अभी सिंपल आप केवल लॉजिक समझिए होता क्या है। तो स्मॉल वर्क डन क्या आएगा, F इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपने यहाँ छोटा सा वर्क डन निकाल लिया
तो यहाँ से यहाँ तक के हम लोग क्या करते हैं, सारे वर्क डन को छोटा छोटा इसको इन्फाइनाइट पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। तो डी डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक डी डब्ल्यू, छोटा वर्क डन, फिर डी डब्ल्यू, इस तरह इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उसको हम लोग सम कर दें अगर, तो ये टोटल वर्क डन हमको यहाँ मिल सकता है। ऐसा अगर आप समझें कि डी डब्ल्यू यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे और छोटी दूर के लिए डी डब्ल्यू हुआ, फिर डी डब्ल्यू हुआ, फिर डी डब्ल्यू हुआ, और टोटल सारा अगर डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू एन टाइम्स या इनफाइनाइट टाइम्स अगर उसको हम जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक के ला करके छोटे छोटे पार्ट में जो तोड़ा है हमने, तो नेट वर्क डन आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसी जोड़ने को ही फिजिक्स में इंटीग्रल बोलते हैं। जब हम सम करते हैं तो सम को हम लोग एस लिखते हैं ऐसे, तो इसी को स्टाइलिश फॉर्म में हम लोग इंटीग्रल कह देते हैं। जैसे ये डी डब्ल्यू आया हमारा स्मॉल वर्क डन, इसको डी डब्ल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो टोटल वर्क डन जो आएगा, टोटल वर्क डन ये आप लिखेंगे डब्ल्यू, और सम को ही हम लोग थोड़ा स्टाइलिश बना देते हैं, थोड़ा खींच देते हैं, इंटीग्रल हो जाता है। इसी को इंटीग्रल का साइन बोलते हैं। मतलब कि सम करना है, किसका सम करना है, छोटी छोटी चीज़ों का सम करके हम उसका टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर किसका सम करेंगे, डी डब्ल्यू का मतलब एफ डी एक्स का, और यहाँ लिमिट लिख देते कहाँ से कहाँ तक का हमें वर्क डन एफ डी एक्स जोड़ना है, या ये डी डब्ल्यू को जोड़ना है। तो एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एक्स, या कहिए एक्स आई हम यहाँ बोल दे इनिशियल पॉइंट, और यहाँ बोल दे फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। जो यहाँ पर डी एक्स होगा तो यहाँ एक्स की लिमिट रहेगी, टी होगा तो यहाँ टी की लिमिट रहेगी। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो यही इसी तरह से हम लोग इंटीग्रल का यूज़ फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम लोग फिजिक्स में इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। जहाँ पर वेरिएबल चीज़ें होंगी वहाँ उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके स्मॉल हम उस फिजिकल क्वांटिटी को निकाल लेंगे, फिर उसको सम कर देंगे। सम करने के मतलब उसका इंटीग्रल निकाल देंगे, तो टोटल चीज़ आ जाएगी। अब आइए हम लोग इंटीग्रल पे चलते हैं, एक्चुअल में इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, अब उसको करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, एक्चुअल में जो इंटीग्रल है ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, या अगर आप फिजिक्स की भाषा में कहें इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल गिव्स द एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, वाई वर्सेज एक्स ऐसा बोल सकते हैं, वाई वर्सेज एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल गिव्स द एरिया अंडर वाई वर्सेज एक्स। कैसे एरिया निकलता देता है ये इंटीग्रल, अब इसमें भी चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। सपोज करिए हमारा ये इधर वाई प्लॉट है और इधर एक्स प्लॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज करिए कोई हमारा कर्व बना ऐसे, और हम चाहते हैं कि इस कर्व के अंडर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एरिया निकालना हम चाहते हैं। अभी देखेंगे अगर आप एरिया निकालेंगे तो वो इंटीग्रल ही आएगा। इंटीग्रल गिव्स द एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, वाई वर्सेस एक्स, इसके अंदर का आपका एरिया मिल जाएगा अगर इंटीग्रल निकालेंगे। जैसे आप डिफरेंशियल जब निकालते थे तो क्या देता था वो, स्लोप। डिफरेंशियल क्या देता था, स्लोप ऑफ वाई वर्सेज एक्स। इंटीग्रल देता है एरिया अंडर वाई वर्सेज एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक फिक्स रूल नहीं है। सपोज करिए अगर आपके पास ग्राफ ऐसा होता, ये कर्व ऐसा होता, अगर इधर एक्स प्लॉट होता और इधर वाई, तो आप इसका एरिया निकाल सकते थे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते और इसका आपको अंडर एरिया मिल जाता। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फिक्स कोई शेप नहीं है, वेरिएबल है। तो हमने अभी आपको बताया था अगर वेरिएबल चीज़ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे और फिर एक पार्ट का निकाल करके इनिशियल टू फाइनल सम कर लेंगे या इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए इसमें करते क्या है, इसका एरिया अगर निकालना है इस कर्व का तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे।
यहाँ बड़ा भी हम बना रहे हैं जिससे आपको दिखाई पड़े, फिर बाद में आप इसको चाहेंगे छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मान लें, ये इसकी हाइट यहाँ पर ले लेते हैं y1, अगर ये y1 पॉइंट है, और इसके विड्थ को हम लेते हैं डेल्टा x, सारे जो पार्ट है उसको हम डेल्टा x लेते हैं। मान लिया हमने इसको n पार्ट में ब्रेक कर दिया, n पार्ट, जितना n पार्ट का मतलब वो इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। जितना आप ज़्यादा पार्ट में बनाएंगे उतने ही पतली पतली स्ट्रिप बनेगी, और उतना ही आपको देखिए यहाँ पर अगर आप स्ट्रिप बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर पार्ट आपका अभी छूट जाएगा। जब हम एरिया निकालेंगे तो हम अभी यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया सारा निकालेंगे, लेकिन उसमें ट्रायंगुलर पार्ट हमारा छूट जाएगा। अगर यही पॉइंट बहुत क्लोज होगा तो ये ट्रायंगुलर पार्ट भी हमारा एरिया में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ दिखाने के लिए आपको दूर दूर रखा गया है। एक्चुअल में डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, और जो पार्ट होगा वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो अगर आप, और ये चलिए ये हाइट को हम ले रहे हैं y2, और ये डेल्टा x ही है, तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड द कर्व इनटू n स्ट्रिप्स, ठीक है। तो n स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप। अगर आप एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप निकालेंगे तो क्या बनेगा, हम इसको रेक्टेंगल ट्रीट करते हैं क्योंकि बहुत करीब करीब होगा, अभी हम ट्रायंगुलर पार्ट छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब y1 इंटू डेल्टा x। इसी तरह एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप, ये क्या आएगा, y2 इसकी हाइट है, तो y2 इंटू डेल्टा x, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरह से अगर हम nth स्ट्रिप का निकालें, एरिया ऑफ nth स्ट्रिप, तो ये क्या आ जाएगा, yn इंटू डेल्टा x, ये y2 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो इन सारे एरिया को हम जोड़ दें तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इसको टोटल एरिया हम निकालते हैं, तो टोटल एरिया जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, y1 इंटू डेल्टा x प्लस y2 इंटू डेल्टा x प्लस yn इंटू डेल्टा x, ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। अब इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखें, टोटल एरिया A, या एरिया यहाँ डाल दें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n, यहाँ लिख सकते हैं yi और डेल्टा x। यहाँ देखिए y1 है, अगर i इक्वल टू 1 रखेंगे तो y1 डेल्टा x प्लस समेशन है, ये दूसरी बार जाएंगे 2 रखेंगे तो y2 डेल्टा x, फिर yn डेल्टा x। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब ये टोटल एरिया आ गया, लेकिन इस एरिया में क्या है, इस फार्मूले में अभी इस टोटल एरिया में कमी है। क्या कमी है, इसमें ट्रायंगुलर पार्ट छूट गया है। यहाँ पर ट्रायंगुलर पार्ट आपका क्या है, छूट गया है, छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर इसमें एक कंडीशन लगाएंगे। वो हमारी कंडीशन क्या होगी, अभी हमने बताया था आपको कंडीशन, n को जो पार्ट हम ये जो स्ट्रिप बनाएंगे ये इनफाइनाइट स्ट्रिप बनाएंगे, इतनी पतली पतली स्ट्रिप बनेगी कि वो बहुत पतली हो जाएगी और हमारा ये ट्रायंगुलर पार्ट खत्म हो जाएगा। देखिए जैसे इसको हमने लिया यहाँ पर और एकदम बहुत करीब ले लिया, देखिए अभी एकदम रेक्टेंगल बन गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड जो डेल्टा x है इसको भी हम बहुत छोटा कर देंगे, डेल्टा x बहुत छोटा करेंगे और स्ट्रिप की संख्या बढ़ा देंगे, डेल्टा x टेंडिंग टू 0। इस कंडीशन में जो ये समेशन होगा वो हमें एग्जैक्ट एरिया मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर लिखते हैं एरिया इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इसको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और डेल्टा x टेंडिंग टू 0, फिर यही आपका समेशन हो जाएगा i इक्वल टू 1 टू n yi डेल्टा x। अब इसी क्वांटिटी को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं, इसी क्वांटिटी, इसको हम क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू,
अब यहाँ पर यही इंटीग्रल सम है ना, तो एस को स्टाइलिश बना देते हैं। वही हमने बोला था आपको, एस को क्या करेंगे, थोड़ा स्टाइलिश बना देंगे, खींच देंगे ऐसे, तो यस आपका यही इंटीग्रल का साइन हो गया। अब ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, जो वेरिएबल है इसके इंटीग्रल के अंदर जो है वो वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं, बाकी अगर कांस्टेंट होगा तो बाहर कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा y, और डेल्टा x जो है बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो गया। जब बहुत छोटी चीज़ होगी तो उसको हम लोग dx लिखते हैं, तो वेरिएबल के फॉर्म में आपका ये आ गया। तो इसका मतलब यही आपका इंटीग्रल है। तो एक्चुअल में इंटीग्रल क्या करता है, इंटीग्रल गिव्स द एरिया अंडर y वर्सेस x। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये आपको जानना चाहिए। अब इसके बाद आपको कुछ फार्मूले बता देंगे जो आपको फिजिक्स में यूज होने हैं, बस आपका काम बन जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी, फिर आगे आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब आइए हम फार्मूलों को यहाँ पर लिखते हैं और उस फार्मूले को यूज़ करते हैं, जो फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इंटीग्रल का पहला फार्मूला है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रल x की पावर n dx, तो यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका जो फार्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं x की पावर n+1 अपान n+1। यहाँ पर एक चीज़ आपको और जान लेनी चाहिए, यहाँ पर अगर लिमिट नहीं दी गई है, रेंज, जैसे भी हमने बताया था xi to xf, अगर आपको ये रेंज नहीं दी गई है तो इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, मतलब इसकी लिमिट इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो उसमें हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं, किसमें, इनडेफिनिट में। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐड कर देते हैं। कब ऐड करते हैं, जब आपकी लिमिट डिफाइंड ना हो, उस समय कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। कभी कभी आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वहाँ कंडीशन दी होगी, तो उसी कंडीशन के आधार पर हम लोग c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी मोशन इन 1 डायमेंशन में क्वेश्चंस आएंगे। अगर मान लीजिए आपको नहीं दिया गया है लिमिट, तो हम लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं मोस्टली, तो इसे बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम लिखते हैं, कभी इग्नोर भी कर देते हैं। तो इग्नोर वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई कंडीशन नहीं पता होती है, कंडीशन पता है तो उस कंडीशन को यहाँ रख करके हम लोग c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए अब इस पर आप लोग कुछ, यहाँ पर एक कंडीशन और है, जहाँ यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, n इज़ नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अब इस पर चलिए आप कुछ प्रॉब्लम कर लीजिए। चलिए पहला आप इस पर करिए, जैसे आपको दे दिया गया इंटीग्रल x की पावर 5 dx, तो क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला देखिए, x की पावर n+1 अपान n+1, तो x की पावर 5 + 1 अपान 5 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया, x की पावर 6 अपान 6 + c। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर इसके साथ कांस्टेंट ऐड है, सपोज करिए अगर यही लिखा होता इंटीग्रल 5x² dx, तो क्या करते, इस कांस्टेंट को बाहर कर देते, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, उसके बाद फिर से इंटीग्रल x² dx। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर dx है x का टर्म होना चाहिए, dt है तो t का टर्म होना चाहिए, du है तो u का टर्म होना चाहिए। अगर वो टर्म नहीं है तो उसको आप बाहर कर दीजिए, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 5 इंटीग्रल x² dx, तो इसका क्या बन जाएगा 5, फिर देखिए x पावर n+1 अपान n+1, तो x की पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 और प्लस c, तो क्या हो गया ये 5
एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, एक्स की पावर 2+1/2+1, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर रहेगा। तो एक्स की पावर 3/3 और 5 उससे मल्टीप्लाई है ही है और प्लस सी। ठीक है, अब एक मिक्स कर लीजिए। सपोज करिए आपको एक कुछ आ गया यहाँ पर 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x और प्लस 3, ये दे दिया गया आपको। इसको ट्राई करिए ज़रा, अपने आप से ट्राई करिए। dx, यहाँ पे लास्ट में dx है। जैसे डिफरेंशियल में d/dx होता था वैसे यहाँ पर लास्ट में dx लिखा जाता है। चलिए इसको करिए। ये सब आपके फिजिक्स में यूज होता है, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर। करिए इसको। कैसे करेंगे? अगर आपके कई टर्म हैं तो सब के साथ इसको अलग अलग इंटीग्रल रखिए और कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल x³ dx प्लस यहाँ 2 है तो 2 कांस्टेंट है, 2 इंटीग्रल x² dx प्लस 3 इंटीग्रल x dx प्लस क्या है 3, अब कांस्टेंट है इंटीग्रल dx। ठीक है, यही बना। देखिए 5 इंटीग्रल x³ dx, 2 इंटीग्रल x² dx प्लस 3 इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल dx 3 के साथ। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब तो अब बहुत आसान हो गया, अब सब अलग अलग है, आप इसको कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो 5 इसका करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3+1/3+1। ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा ये, x की पावर 2+1/2+1, x की पावर n+1/n+1 प्लस 3, फिर आप यहाँ पे कर देंगे x पावर 1 है तो x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, तो x पावर 1+1/1+1 प्लस 3 इंटीग्रल dx। इसको अलग से आप याद कर लीजिएगा, कभी इंटीग्रल dx आएगा, कभी इंटीग्रल dt आएगा, कभी इंटीग्रल du आएगा, कभी इंटीग्रल dw आएगा। तो इंटीग्रल dx इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। देखिए अलग से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कल कर दे रहे हैं। इंटीग्रल dx है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल x की पावर 0 dx। किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर आएगा नहीं। अब इसको अगर आप इंटीग्रल करेंगे तो x पावर 0+1/0+1 क्या आ जाएगा ये, x की पावर 1/1 मतलब x। कहने का मतलब इंटीग्रल अगर dx है तो x आएगा। इसी तरह से अगर इंटीग्रल du है तो u आएगा, इंटीग्रल dt है तो क्या आएगा t। तो ये आप याद कर लीजिएगा फार्मूला। अगर इंटीग्रल dx है तो x आएगा, इंटीग्रल dt है तो t आएगा, इंटीग्रल dw है तो w आएगा। अभी हमने पहले दिखाया ही था, इंटीग्रल dw था तो हमने उसको w लिखा था। इसी तरह आप उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो ये पूरा हो गया, अब तो इसमें कुछ है नहीं, अब आप अपने आप कर लेंगे। 5x की पावर 4/4 प्लस 2 x की पावर 2+1 3/3 प्लस 3 x की पावर 2/2 प्लस 3 x की पावर 0+1/0+1 x आ गया 3x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दीजिए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी जोड़ेंगे तब भी वो
सही माना जाता है जब तक कंडीशन ना दी हो। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको डेफिनिट इंटीग्रल बताते हैं, कैसे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पे वर्क करेंगे। ये तो था इनडेफिनिट। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल का यूज आपके मोशन इन 1D में काफ़ी होता है और क्लास 12th में भी काफ़ी इसका यूज है। चलिए पहले डेफिनिट समझ लीजिए। डेफिनिट कैसे करेंगे, सपोज करिए आपको सबसे आसान से शुरू करते हैं। सपोज करिए इंटीग्रल dx दिया है और यहाँ आपको दे दिया गया 0 to 2। अब देखिए यहाँ डेफिनिट है, मतलब लिमिट यहाँ दी गई है। अभी तक लिमिट नहीं दी थी, लिमिट नहीं दिया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। अगर कंडीशन दी गई है तो, नहीं दिया है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए इंटीग्रल 0 to 2 dx। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो कुल मिला के आप लिमिट पहले भूल जाइए कि लिमिट है भी कि नहीं है। तो पहले इंटीग्रल dx निकालिए। अभी इंटीग्रल dx हमने किया था, x आया था तो x आ गया। फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे ऐसे 0, यहाँ रख देंगे 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक बार इस x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे ऊपर वाली, फिर नीचे वाली रखेंगे उसी x की जगह पर। तो x की जगह पर एक बार 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसी x की जगह पर एक बार 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे तो 2 - 0 = 2 आ गया। तो इंटीग्रल dx 0 to 2 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। इसी तरह से एक और कर लीजिए। जैसे सपोज करिए आपको दिया होता 0 to 1 x dx। इंटीग्रल 0 to 1 x dx मान लो दिया होता तो क्या करते, तो जैसे अभी x dx का आपने किया था वैसे ही कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। तो x की पावर n+1 अपान n+1 तो x पावर 1 है, तो x की पावर 2 अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 + 1 2 आ जाएगा अपान 2। लिमिट क्या होगी, 0 to 1। ठीक है, अब कांस्टेंट को चाहे आप बाहर कर लीजिए और चाहे उसी में रहने दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और अगर आप बाहर कर लेंगे तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ 1/2 बाहर कर ले रहे हैं। अब देखिए एक बार इस x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर एक बार इसी x की जगह पर क्या रखेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर। कुल मिला के आपको क्या करना है, लिमिट रखना है। एक बार जो यहाँ वेरिएबल होगा उसकी जगह पर अपर लिमिट रखेंगे माइनस, फिर उसी की जगह पर लोअर लिमिट रख के सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ, और 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा मतलब 1, तो हाफ ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए। जैसे आपको मान लीजिए दिया है 0 to 3 6 - 2t² dt। अब देखिए हमने बदल दिया, यहाँ x था यहाँ dt कर दिया, तो 6 - 2t² और dt यहाँ कर दिया 0 to 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 to 3 6 dt, फिर -2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, लिमिट वही रहेगी 0 to 3 t² dt। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया। सॉल्व करिए इसको, 6 बाहर लीजिए यहाँ पर और 0 to 3, चलिए हम लिख भी देते हैं एक बार, 0 to 3 dt -2, इसको सॉल्व कर लीजिए। t² तो t की पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 मतलब t की पावर 3/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to 3। ठीक है, चलिए इसको ऊपर मिटाते हैं। हो गया है ऊपर।
ओके। देखिए अब इसको कर लीजिए, इंटीग्रल डी टी क्या होता है टी, तो आपका आ जाएगा 6, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं टी हो जाएगा ये, डी टी का इंटीग्रल टी, जैसे इंटीग्रल डी एक्स एक्स इंटीग्रल डी टी टी हो जाएगा। 0 to 3, तो 0 to 3, फिर क्या है -2, अब यहाँ चलिए वैल्यू रख दिए, देखिए 3 है यहाँ पर, तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले लीजिए, या चलिए इस बार यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 टी की जगह पर एक बार 3 रखिए, देखिए आपको क्या अंतर आता है। टी की जगह 3 रखिए पहले, तो 3 का क्यूब अपान 3, ठीक है, फिर माइनस, फिर टी की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 का क्यूब अपान 3, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 अब यहाँ रखिए, एक बार टी की जगह पे 3 रखेंगे, फिर माइनस, फिर टी की जगह पे 0 रखेंगे, फिर -2, अब यहाँ देखिए 3 का क्यूब है, 3 से कट जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, और माइनस ये 0, 0 को किसी चीज़ से, 0 का क्यूब क्या आएगा 0, और 0 अपान 3 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, तो ये 3 - 0 3 आ जाएगा, 6 3 जा 18, और यहाँ क्या आ गया -2 × 9, यहाँ भी 18 आ गया, कुछ छूटा तो नहीं कहीं, छूटा नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन इसका 0 आ रहा है, एक बार कहीं चेक कर लीजिए। 0 to 3 6 - 2t स्क्वायर 6 dt -2 0 to 3 t स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ गलती हुई, यहाँ अच्छा ठीक है, यहाँ t क्यूब अपान 3, ठीक है, t क्यूब अपान 3 है 6, फिर इंटीग्रल dt क्या हो गया t 0 to 3, सही है, -2, यहाँ पर क्या किया हमने 3 था, तो 3 का क्यूब अपान 3, ठीक है, 3 3 × 9 3 × 27, 3 9 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 0 क्यूब अपान 3 है, यहाँ पे 2 ही था, ठीक है, तो 2 9 6 3 × 18 और -2 9 × 18, ठीक है, ओके। इसको नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे करते हैं, नोट करिए। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल u to v dv, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रल u to v dv, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है, तो इंटीग्रल dv करेंगे तो क्या आएगा v, लिमिट क्या है u to v, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा v की जगह पर एक बार v रखेंगे, और फिर माइनस इस v की जगह पर क्या रखेंगे u रखेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0 से t a dt, a आपका देखिए यहाँ dt है, तो t का टर्म नहीं है, तो a कांस्टेंट हो गया, तो a 0 से t dt, अब इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रल dt आपका t होता है, a ये t है, यहाँ पर क्या होगा 0 to t, अब क्या करेंगे a एक बार t की जगह पे t रखेंगे, और दूसरी बार t की जगह पे 0 रखेंगे, माइनस लगा देंगे, क्या आ गया ये a t, ठीक है। इसी तरह से देखिए वही बहुत आसान है, 0 to s ds, तो इंटीग्रल ds क्या होगा s, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे 0 to s, ये आपका आ गया, क्या आ जाएगा, एक बार s की जगह s रखेंगे, एक बार s की जगह 0 रखेंगे, ये आ जाएगा s, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऊपर हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपका यूज होता रहता है बार बार। चलिए यहाँ देखिए इसको 0 से t u + at dt, यहाँ पर चलिए करिए कैसे होगा ये 0 to t u + at dt, क्या करेंगे
पहले इसको सबको सेपरेट करिए, u आपका कांस्टेंट हो जाएगा, u बाहर कर दीजिए, u बाहर करेंगे और इंटीग्रल 0 to t dt हो जाएगा, u dt तो u बाहर कर दिया, प्लस 0 to t at dt है तो a आपका कांस्टेंट है तो a बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा यहाँ t dt, सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा u dt का हो जाएगा t, ये 0 to t प्लस a और t dt का क्या हो जाएगा, t dt का आपका हो जाएगा t²/2, ठीक है, और लिमिट क्या गई 0 to t। ओके, सॉल्व कर लीजिए, u t की जगह एक बार t रखिए, फिर माइनस, फिर t की जगह 0 रखिए, प्लस a, अब क्या करेंगे t की जगह पर t रखिए तो t²/2 माइनस t की जगह पे 0 रखिए 0²/2, ये क्या हो जाएगा u t - 0 t आ जाएगा, प्लस a t²/2 और ये 0 हो जाएगा, किसी चीज़ से डिवाइडेंगे तो a t²/2 तो ut प्लस at²/2। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तुरंत करिए। चलिए हम पांचवा करा देते हैं, छठा आपके लिए होमवर्क है। पांचवा है आपका इंटीग्रल u to v v dv, तो क्या हो जाएगा, ये v का आप लगाएंगे तो v²/2, v की पावर 1 है तो 1 + 1/2 तो v²/2, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे u to v। अब क्या होगा, एक बार v जगह v रखेंगे फिर दूसरी बार u रखेंगे तो v²/2 माइनस u²/2, ठीक है। अब चाहे इसको आप कह सकते हैं v² माइनस u²/2, ठीक है। चलिए आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 को करिए, अपने आप से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अभी आपका इसमें कुछ साइन कास के फंक्शन बचे हुए हैं, उसका फार्मूला लिखना है। चलिए हम फार्मूले आपको बता देते हैं फटाफट, आप इस 6 क्वेश्चन को अपने आप से करिएगा, ठीक है। चलिए फार्मूला हम आपको यहाँ लिख देते हैं जो यूज होने वाले हैं, और ठीक है। तभी हमने आपको बताया था जो आपका इंटीग्रल है वो क्या होता है, इसको क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं इसको। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका रिवर्स प्रोसेस है ये, इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब देखिए हम आपको कैसे दिखाते हैं कैसे रिवर्स प्रोसेस है। जितने फार्मूले आपने डिफरेंशियल में पढ़े हैं उसी का रिवर्स करेंगे, आपका फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रल का। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ा था d/dx ऑफ साइन x, क्या था cos x, d/dx ऑफ cos x क्या था माइनस साइन x, d/dx ऑफ साइन x क्या था cos x, और d/dx ऑफ cos x क्या था माइनस साइन x, d/dx ऑफ tan x क्या था sec²x, d/dx ऑफ cot x क्या था माइनस cosec²x, फिर d/dx ऑफ sec x क्या था sec x tan x, फिर था d/dx ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, ये था, ठीक है। अब इसी को हम लोग चलिए देखिए इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
हम इधर इंटीग्रल लगाएंगे, डी एक्स को यहाँ प्लेस कर देंगे, इस डी को आप इग्नोर कर दीजिएगा, याद करने का तरीका है ये। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रल कास एक्स डी एक्स यहाँ ले लीजिए, क्योंकि डिफरेंशियल में डी बाई डी एक्स लिखते हैं और इंटीग्रल में डी एक्स आगे लिखते हैं। तो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स क्या बचा यहाँ पर, साइन एक्स, इसका मतलब ये साइन एक्स हो गया। चलिए इसका देखिए, यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे तो इंटीग्रल साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स यहाँ लाएंगे, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस था तो इसको माइनस इधर कर दो, तो माइनस कॉस एक्स। समझ बात आ गई। इसी तरह आप अपने सारे फार्मूलों को अपने आप बना लीजिए, बिना देखे हुए करिए, जरा पॉज करके अपने आप फार्मूला बनाइए, ठीक है, बनाइए जरा पॉज करके, हम यहाँ लिखते रहते हैं। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका tan एक्स, फिर इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, फिर इंटीग्रल सेक एक्स tan एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स। यहाँ पे डी एक्स लगा दीजिएगा, सेक एक्स tan एक्स डी एक्स, इंटीग्रल सेक एक्स tan एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स यहाँ भी देखिए रह गया है tan एक्स, डिवाइड ऑफ सेक एक्स क्या था, सेक एक्स tan एक्स, तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल डी एक्स इधर जाएगा सेक एक्स, इसका इंटीग्रल कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, डी एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स। समझ बात आ गई। देखिए इधर इंटीग्रल लगाइए और इसको लिख दीजिए, डी एक्स यहाँ कर दीजिए, तो इंटीग्रल कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, इंटीग्रल सेक एक्स tan एक्स सेक एक्स डी एक्स लगा देंगे, इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स, क्योंकि ये माइनस था यहाँ प्लेस हो जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan एक्स, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स, देखिए लिखा हुआ है, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। बस एक फार्मूला और बचा हुआ है दो, उसको भी नोट कर लीजिए, काम खत्म हो जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसा भी हमने बताया था आपको, इंटीग्रल जब आपने निकाला था x की पावर n dx, क्या फार्मूला था, x की पावर n+1 अपान n+1, और आप चाहते तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनडेफिनिट है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बताया था हमने, n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों है, अगर n यहाँ आप -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और यहाँ भी -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब x की इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -1 + 1 0 पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, -1 + 1 0 से, इन्फिनिटी आ जाएगा, किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे। इसीलिए इसका एक अलग से फार्मूला दिया गया है, इंटीग्रल x की पावर n की जगह पर -1 रखिए dx, या इसी कहते हैं इंटीग्रल 1/x dx, ये होता है log x। देखिए ये भी रिवर्स प्रोसेस से ही आ रहा है, आपने वहाँ पर फार्मूला लिखा था, याद हो अगर आपको, d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x क्या था, 1/x, तो इंटीग्रल 1/x dx क्या हो जाएगा, log x, ठीक है, यहाँ बेस ही था, लगा देंगे। और एक और नोट कर लीजिए, इंटीग्रल e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x, क्योंकि ये भी आप पढ़े थे, d/dx ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x, तो e की पावर x dx होगा तो e की पावर x आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से
आपने इंटीग्रल के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। इसको आप अपने आप से प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, थैंक यू।